सिविल सर्विसेज ज्योग्राफी मेंस के सिलेबस में सुनामी से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे एक प्रश्न बनता है इसके बेसिक कैरेक्टर को लेकर, सुनामी तरंगे तट पर विनाशकारी कैसे हो जाती हैं, हाउ डू सुनामी वेव्स बिकम डिजास्टरस ऑन द कोस्ट। यहाँ पर इसी प्रश्न के माध्यम से आइए हम कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाएगा ये सीखते हैं। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव मात्र क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सिखाना ही नहीं है, बल्कि क्वेश्चन को समझना भी है, उसके कंसेप्चुअल पार्ट को जानना भी है। यानी हम यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव लेकर चलेंगे। एक ऑब्जेक्टिव हमारा होगा कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, यानी उसकी अटेम्प्ट करने की जो प्रोसीजर होगी वो क्या होगी, कैसे होगी, और दूसरा इसके पीछे जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को भी जानना। यानी हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ क्लियर हो गया, आपको सिखाना भी, बताना भी, जो जो कंसेप्ट इसमें अप्लाई होना है उसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, वो कौन से कंसेप्ट होंगे, इसको जानना भी, और दूसरा इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा क्वेश्चन में, ये दोनों चीज़ें हम लेकर चलेंगे। और इसीलिए यहाँ पर हम चाहते तो इसको क्वेश्चन को केवल इसके जो फ्रेमिंग होगा और उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा यहीं तक सीमित रख सकते थे, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आप सीखें भी। इसलिए हम थोड़ा सा इसको जब एलोबरेट करेंगे तो एलोबरेशन में या एक्सप्लेनेशन में उसके कंसेप्ट को भी बीच बीच में आपको रिमाइंड कराते जाएंगे, बताते जाएंगे कि ये क्या है और क्यों इसका एप्लीकेशन यहाँ पर किया जाएगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि सिविल सर्विसेज में जो भी प्रश्न बने उसमें ज़्यादा स्कोर किया जाए, तो ज़रूरी हो जाता है कि जो भी बातें आप लिखें उनको आप जस्टिफाई भी करते चलें। यानी उसको आप कंसेप्ट वाइज उसको आप वहाँ पर जस्टिफाई करें कि ये इसीलिए ऐसा होगा, या एग्जामिनर को ये लगे कि आपने जिसका एप्लीकेशन किया है उसके पीछे का ये लॉजिक है, ये उसका पीछे का ग्राउंड है। तो यही हम इस माध्यम से आपको सिखाने का जो एक रखे हैं कि इस क्वेश्चन के थ्रू हम कैसे सीखें क्वेश्चन को, तो इस माध्यम से यानी इस क्वेश्चन के माध्यम से यही दोनों ऑब्जेक्टिव हम लोग आइए अचीव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम पहले ये जानें कि क्वेश्चन का जैसे ये पहला स्टेप होता है कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उस क्वेश्चन का बेसिक थीम क्या है, उसका मोड क्या है, यानी प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। आप देखिए प्रश्न से ही बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ पर जो सुनामी का डिजास्टरस कैरेक्टर है, जो विनाशकारी उसका स्वभाव है, उसी पर पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। यानी ये उसका फोकल थीम हो गया। इसके डिजास्टरस कैरेक्टर को ही आपको एक्सपोज करना है, या आपको इसी को एक्सप्लेन करना है, इसी को आपको जस्टिफाई करना है कि कैसे इसका जो ये कैरेक्टर आता है डिजास्टरस, यानी जो विनाशकारी इसका स्वभाव है, ये विनाशकारी स्वभाव बनता क्यों है, कैसे बनता है। तो क्यों और कैसे ये दो आपके ग्राउंड होंगे। लेकिन इस पूरे एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी भी यूज होंगी, इसलिए हम यहाँ पर आपको सिखाने के उद्देश्य से कि आपको प्रश्न आसानी से समझ में आ जाए, इसी उद्देश्य से हम टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। और यहाँ पर कौन कौन से टर्म यूज हुए हैं, तो सबसे पहले हम उसी को जानते हैं। यानी जनरल कैरेक्टर ऑफ जो वाटर वेव्स, यानी जल तरंगों की जो सामान्य विशेषताएं होती हैं, जिसका एक पूरा यहाँ पर एप्लीकेशन होना है, यहाँ पर उससे संबंधित जो टर्मिनोलॉजी है उसका एप्लीकेशन होना है, तो उसको सबसे पहले एक बार रिमाइंड करते हैं। यदि आप यूपीएससी या प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज यानी पीसीएस के संपूर्ण सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक पर ऐसे सभी प्रकार के प्रश्नों को करने में सक्षम होना चाहते हैं, तो सिविल सर्विसेज के सर्वाधिक लोकप्रिय विषय ज्योग्राफी ऑप्शनल के हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी कंसेप्चुअल और अप्लाइड सब्जेक्ट है और कंसेप्ट के बिना आपकी तैयारी अधूरी है। यहाँ पर जब भी हम वेव्स की बात होती है, वेव्स का एक पैटर्न बनता है और उसी पैटर्न से संबंधित बहुत सारे टर्म्स जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टर्म्स है वेव लेंथ, तरंग की लंबाई, दूसरा है वेव हाइट यानी तरंग की ऊंचाई, तीसरा एक इसमें टर्मिनोलॉजी यूज होगा वेव एम्पलीट्यूड यानी तरंग का विस्तार, और चौथा इसमें यूज होगा
वेव वेलोसिटी यानी तरंग की गतिशीलता या गति। हम सबसे पहले वेव लेंथ को समझते हैं। जब भी जल तरंगों की बात होती है तो वाटर वेव्स में अप एंड डाउन इस तरह से एक पैटर्न बनता है, और इस पैटर्न में जो वेव लेंथ होता है उसको हम ऊपर से या नीचे से जो उसका हाईएस्ट पीक होता है जिसको क्रिस्ट कहते हैं, तो उस क्रिस्ट से एक क्रिस्ट और दूसरे क्रिस्ट के बीच की दूरी के रूप में भी हम वेवलेंथ को मेजर कर सकते हैं, या जो उसका सबसे गहरा वाला भाग होता है जिसे हम ट्रफ कहते हैं, तो उस ट्रफ के रूप में भी इसको मेजर किया जा सकता है। जो भी इसका मेजरमेंट आता है, मीटर में आता है, किलोमीटर में आता है, कोई भी डिस्टेंस को मेजर करने वाला कोई भी यूनिट हो तो उसी में इसको मेजर करते हैं और वही हमारा वेवलेंथ हो जाता है। जब हम वेव हाइट की बात करते हैं तो वेव हाइट में उस सबसे ज़्यादा जो क्रिस्ट वाला या शिखर वाला जो पॉइंट हुआ और जो नीचे जो ट्रफ वाला पॉइंट होता है यानी गर्त वाला जो पॉइंट होता है, तो शिखर और गर्त के बीच जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, ऊर्ध्वाधर जो दूरी होती है, इसी ऊर्ध्वाधर दूरी को, वर्टिकल डिस्टेंस को हम वेव हाइट कहते हैं। हम जानते हैं कि जब भी वेव की बात की जाती है तो उस वेव हाइट का जो एवरेज होता है वही हमारा मीन सी लेवल, लगभग मीन सी लेवल के हालांकि और भी पैरामीटर्स होते हैं निर्धारित करने वाले, लेकिन अगर हम उसी को मीन सी लेवल मान लें जो उसका मध्य बिंदु है, तो उसी मीन से यानी उसके औसत से जो ऊंचाई होती है उसी ऊंचाई को हम वेव एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं, जिसका यहाँ पर एप्लीकेशन हम लोग करने वाले हैं। तो वेव एम्पलीट्यूड जो हुआ ये वेव हाइट का जस्ट हाफ होता है, ये वेव एम्पलीट्यूड हुआ। एक और टर्मिनोलॉजी इसमें जैसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया कि जो इसमें यूज होने वाली है उसको भी हमें समझना है, और ये है वेव वेलोसिटी, यानी एक निर्धारित समय में जो उसकी गतिशीलता है कितनी दूरी तय करती है, तरंगे कितनी दूर तक जाती हैं, तो ये वेव वेलोसिटी होती है, तरंग की गति होती है। इस तरह से एक और टर्मिनोलॉजी इसमें यूज हो सकता है और वो हो सकता है वेव पीरियड। यानी वेव पीरियड का मतलब ये हुआ कि किसी स्टेशनरी पॉइंट से एक शिखर से दूसरे शिखर यानी एक तरंग को गुजरने में जितना समय लगेगा ये निर्धारित समय होता है वेव पीरियड का। तो वेव पीरियड हो सकता है बीच में कहीं एप्लीकेशन में आवे तो आप कंफ्यूज्ड ना हो। तो यहाँ पर ये जो 4-5 ये जो टर्मिनोलॉजी है, इन्हीं के थ्रू हम लोग पूरा का पूरा ये प्रश्न या ये क्वेश्चन यहाँ पर इलोबरेट करने वाले हैं या एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया भी कि क्वेश्चन का बेस क्या है, फोकल थीम क्या है, मोड क्या है, और उसमें मैंने बताया कि इसका जो बेसिक कैरेक्टर है उस बेसिक कैरेक्टर पर ही ये बेस्ड है यानी आधारित है, और उसमें भी इसके डिजास्टरस कैरेक्टर को ही हमें एक्सप्लेन करना है, क्योंकि यही उसका फोकल थीम हुआ। डिजास्टरस कैरेक्टर यानी विनाशकारी या आपदाकारी जो इसका स्वभाव है, इसी को बताना है, और ये भी बताना है कि जनरल सुनामी कैरेक्टर्स या सुनामी वेव्स का जो कैरेक्टर होता है ये हमेशा ही आपदाकारी नहीं होता। जहाँ से ये उत्पन्न होते हैं और जहाँ तक ये पहुँचते हैं उसमें अगर पूरे इसके लाइफ को देखा जाए तो इसका ये जो कैरेक्टर आता है ये कैरेक्टर कोस्ट पर ही क्यों आता है, इसी को हमें एक्सप्लेन करना है, इसी को जस्टिफाई करना है, यानी तर्क संगत रूप से इसी की व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर आप देखिए ये इसका जनरल कैरेक्टर नहीं है बल्कि केवल तट पर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर इसका वहाँ बनता है, इसी को एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पर जब भी हम देखते हैं तो इसके इसी कैरेक्टर का ही एक इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है तट पर, जिससे बहुत ज़्यादा तबाही होती है, विनाश होता है। तो यानी ये जो कैरेक्टर है ये विनाश की सक्षमता है, इफिशिएंसी है, डिजास्टरस इफिशिएंसी है। जितना ये कैरेक्टर बिल्डअप होगा, जितना स्ट्रेंथ गेन करेगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही इफेक्टिव होगा वहाँ पर अगर विनाश की बात आएगी तो आपसे प्रश्न ये नहीं पूछा गया है कि विनाश कैसे होता है, किसका विनाश होता है, ये सब नहीं पूछा गया है, या विनाश को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ये सब नहीं पूछा गया है।
हमें अपने लिमिट को जानना है। हमारा लिमिट क्या है? लिमिट है कि विनाशकारी स्वभाव कैसे बन जाता है, ये तरंगे कैसे विनाशक बन जाती हैं। यानी केवल वेव के कैरेक्टर को ही एक्सप्लेन करके हमें छोड़ देना है, वहीं पर उस क्वेश्चन की लिमिट बन जाती है। इस प्रकार अगर हम देखें तो पूरा का पूरा जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो डिजास्टरस इफिशिएंसी है, यानी जो विनाशकारी जो इसकी सक्षमता है, इस विनाशकारी सक्षमता पर ही आधारित है। और जब भी हम इसको देखेंगे तो कोस्ट पर जो इसका विनाशकारी स्वभाव निर्मित होता है, उसमें प्रभावी रूप से दो कैरेक्टर का या दो प्रकार की विशेषताओं का प्रभाव रहता है, या दो प्रकार की विशेषताओं का प्रभुत्व रहता है। और ये दो प्रकार की विशेषताएं कौन सी हैं? ये दोनों ही तरंगों से जुड़ी हुई हैं। एक है तरंग का विस्तार, जिसे हम कहते हैं वेव एम्पलीट्यूड, जिसको अभी मैंने आपको बताया कि वेव एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो वेव एम्पलीट्यूड उसके एवरेज से जो हाइट होती है, उसी एवरेज हाइट को हम वेव एम्पलीट्यूड के रूप में जानते हैं। तो एक जो विनाश सक्षमता बनेगी तरंगों की, जो कोस्ट पर बात हो रही है, उसमें से उसको निर्धारित करने वाले कारकों में से एक का संबंध या एक विशेषता सीधे सीधे संबंधित होती है वेव एम्पलीट्यूड के रूप में, जो तरंग की विशेषता होती है। और दूसरी होती है जो तरंग की एक दूसरी विशेषता होती है, उसकी वेलोसिटी, उसकी गति। तो यानी वेव वेलोसिटी, तरंग की गतिशीलता या गति, यही तरंग विस्तार और तरंग की गति यानी वेव एम्पलीट्यूड और वेव वेलोसिटी, यही दोनों मिलकर उसके डिजास्टरस एफिशिएंसी को, यानी उसकी जो विनाशकारी सक्षमता है, उसको निर्धारित करते हैं। अब यहाँ वेव एम्पलीट्यूड और वेव वेलोसिटी ये दोनों कैसे निर्धारित करते हैं, इसको अगर हम देखें, और यही क्यों निर्धारित करते हैं इसको हम देखें, तो यहाँ पर दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध है। कोई भी तरंग कितनी विनाशक बनेगी, उसके पास पावर कितना होगा, इसमें इन दोनों का रोल होता है। और इन दोनों में भी दोनों की भूमिका है, लेकिन इन दोनों में भी वेव एम्पलीट्यूड यानी तरंग की जो ऊंचाई बढ़ेगी, तो ये एम्पलीट्यूड वेलोसिटी के साथ मिलकर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव स्थापित करता है या बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रखता है। एम्पलीट्यूड का जो इम्पैक्ट होता है ये वेलोसिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? इसलिए क्योंकि जो इफिशिएंसी बनेगी, ये इफिशिएंसी वेव एम्पलीट्यूड के वर्ग का सीधा सीधा वेव वेलोसिटी के गुणनफल के साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ उसका परिणाम होती है, उसका एक प्रोडक्ट होता है। यानी अगर हम डिजास्टरस इफिशिएंसी को देखें तो डिजास्टरस इफिशिएंसी प्रोडक्ट होगी, परिणाम होगी वेव एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का यानी वर्ग का और वेव वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन का, यानी वेव एम्पलीट्यूड और के वर्ग और वेव वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन का परिणाम होगा डिजास्टरस इफिशिएंसी, या होगी डिजास्टरस इफिशिएंसी, परिणाम होगी, रिजल्ट होगी। इसका मतलब यह हुआ कि वेव एम्पलीट्यूड जैसे बढ़ेगा तो वेव एम्पलीट्यूड का ज्यादा प्रभाव यहां पर हो गया वेलोसिटी के कंपैरिजन में। तो इसीलिए यहां पर तो हम लोग को सीधा समझ में आ गया कि ये संबंध होता है और इस संबंध के कारण यहां पर ये विनाशक हो जाती है। लेकिन सुनामी के विषय में जब इसकी पूरी सुनामी के ओरिजिन होने से लेकर और उसके पूरे लाइफ के उसके हिस्ट्री को हम जानते हैं तो पता चलता है कि वेव एम्पलीट्यूड तो सुनामी का जहां ये ओरिजिनेट होती है कि वेव के फॉर्म में, वहां पर वेव एम्पलीट्यूड तो बहुत ही मिनिमम होता है, लो होता है। और यदि लो होता है तो डिजास्टरस यहां कैसे हो जाएगी। फिर वेलोसिटी उसके पास, जब वेलोसिटी की बात होती है तब अक्सर हम लोग बात करते हैं कि सुनामी की जो उत्पत्ति होती है ये तो उत्पत्ति भूकंप से होती है, सिस्मिसिटी से होती है, अर्थक्वेक से होती है। और जब भी अर्थक्वेक की बात आती है तो एक और यहीं पर क्लियर होता है कि अर्थक्वेक में जो सिस्मिक जो वेव्स होती हैं उसमें जो सरफेस वेव्स होती हैं, सरफेस वेव्स इसका कारण बनती हैं।
और सरफेस वेव्स के विषय में हम सभी जानते हैं कि भूकंप से उत्पन्न सरफेस वेव्स की जो एवरेज वेलोसिटी होती है ये 4 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 4 किलोमीटर पर सेकंड बहुत ज़्यादा नहीं है। अब 4 किलोमीटर पर सेकंड वाले इस जो वेव हुआ, उस वेव से यहाँ पर सैकड़ों किलोमीटर कि वेव वेलोसिटी कैसे ओरिजिनेट हो सकती है या कैसे जनरेट हो सकती है, क्योंकि भूकंप के तरंगों की तुलना में सरफेस वेव्स के कंपैरिजन में जो सुनामी तरंगे आती हैं, इन सुनामी तरंगों की गतिशीलता बहुत ही अधिक होती है। अगर हम प्रति घंटे देखें तो ये लगभग 800-900 किलोमीटर एक घंटे में दूरी तय कर लेती हैं। तो यहाँ पर आखिर ऐसा कैसे हो जाता है? तो यहाँ हम इन्हीं बातों को थोड़ा सा पीछे की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि वेव एम्पलीट्यूड में कैसे क्या परिवर्तन आता है जिसके कारण ये डिजास्टरस हो जाती है, क्योंकि डिजास्टरस होने के लिए वेव एम्पलीट्यूड का ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरा, वेव वेलोसिटी कैसे यहाँ पर किससे संबंधित है और कैसे वेव वेलोसिटी बहुत अधिक हो जाती है, उसमें किसका किसका रोल होता है। तो ये दोनों ही बातें हम लोग पहले समझते चलते हैं और इसी को समझने के लिए हम पूरे क्वेश्चन को अगर देखें तो ये दो इसके पार्ट बन जाते हैं। पहला पार्ट बन जाता है, अगर हम इसके जो गवर्निंग फैक्टर्स है और इसके प्रोसेसेस से रिलेट करके इसको हम देखें तो दो पार्ट में पहला पार्ट बन जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इफेक्टिविटी ऑफ द वेव्स, यानी सुनामी तरंगों की प्रभावशीलता को निर्धारित करने वाले कारक या सुनामी तरंगों की प्रभावशीलता के निर्धारक कारक। और दूसरा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ द वेव्स, यानी सुनामी तरंगों के प्रभाव के निर्धारक कारक। शब्द मिलता जुलता है, इसलिए आप कंफ्यूज्ड न होइएगा। यदि आप बारीकी से देखिए तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ इफेक्टिविटी यानी प्रभावशीलता, ये संबंधित है उस एनर्जी से जो सुनामी वेव्स गेन करती है या उसको मल्टीप्लाई करके और फिर उसको बढ़ाती है। तो यहाँ पर एक उस पूरी एनर्जी से, सुनामी वेव्स के एनर्जी से संबंधित है। और दूसरा, जब हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ द वेव्स की बात करते हैं तो दूसरा उस प्लेस से जुड़ा हुआ है, उस स्थान से जुड़ा हुआ है, यानी कोस्ट से जुड़ा हुआ है जहाँ पर इस ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। यानी जो एनर्जी एंड फोर्स या ऊर्जा और जो बल जल से संबंधित है, सुनामी तरंग से संबंधित है, इसको हम एक पार्ट के रूप में देखेंगे, क्योंकि यही ऊर्जा, यही प्रभावशीलता अपना प्रभाव दिखाती है, अपना इफेक्ट दिखाती है। कहाँ पर? तो तट पे। तो इसके दो पार्ट हो जाते हैं। हमें समझना है कि इसकी पूरी जो एनर्जी, जो इसकी इफिशिएंसी है, वो कहाँ और कैसे बन जाती है, निर्मित होती है। तो इस पक्ष को हम लोग डिस्कस करेंगे। और दूसरा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ द वेव्स, यानी कोस्टल कैरेक्टर को हम लोग जानेंगे कि वहाँ ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये जो गेन करके यानी एनर्जी लेकर, फोर्स लेकर आती है, यहाँ पहुँचती है, तो इसका कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा विनाश करती है। तो इन्हीं दोनों रूपों को या दो इसके जो पक्ष होते हैं, इन्हीं दोनों पक्षों को हम यहाँ पर समझते हैं। और यहाँ पर हम एक एक फैक्टर को लेकर पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी जो प्रभावशीलता है, उस प्रभावशीलता की व्याख्या करते हैं, यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ इफेक्टिविटी ऑफ द वेव्स, सुनामी तरंगों की प्रभावशीलता को निर्धारित करने वाले कारक कौन हैं, कितनी प्रभावी होगी, कितना एफिशिएंट होगी, ये कितना पावरफुल होगी, इसको कौन निर्धारित करता है। तो यहाँ पर जनरली इसके दो पार्ट बनते हैं। पहला, रिसीव्ड एनर्जी अमाउंट थ्रू सिस्मिसिटी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सुनामी की उत्पत्ति भूकंपीय ऊर्जा तरंगों के जल के द्वारा ग्रहण करने के रूप में होती है। तो यहाँ पर किस मात्रा में एनर्जी, कितनी मात्रा में एनर्जी यहाँ पर ये रिसीव करेगी, तो एक तो सीधा वहाँ से संबंधित हो गया। यहाँ ज़्यादा एनर्जी अगर रिसीव करेगी तो ज़्यादा प्रभावी होगी,
और कम एनर्जी रिसीव करेगी तो कम प्रभावी होगी। तो इस रूप में रिसीव्ड एनर्जी अमाउंट का एक बहुत बड़ा यहाँ पर रोल होता है, प्रोमिनेंट रोल होता है। और दूसरा, डेप्थ कैरेक्टर ऑफ द ओशन। जिस महासागर या सागर के नीचे की शैलों में, वहाँ पर जो सी फ्लोर है, ओशन फ्लोर है, महासागरीय नितल है, वहाँ की शैलों में जो भूकंप आया है, तो वहाँ पर महासागरीय नितल से ऊपर जल की गहराई कितनी है या कितना जल वहाँ पर एक पूरे वर्टिकल कॉलम में कितना जल स्थित है। तो इस प्रकार डेप्थ कैरेक्टर ऑफ द ओशन का भी यहाँ पर एक रोल हो जाता है, एक भूमिका हो जाती है। अब एक एक करके रिसीव्ड एनर्जी अमाउंट थ्रू सेस्मिसिटी और फिर इसके बाद जो ओशियानिक डेप्थ कैरेक्टर है, इसको हम लोग एक्सपोज करते चलें या एक्सप्लेन करते चलें। इसके कंसेप्ट को पहले समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सुनामी, अब ध्यान से समझिएगा, सुनामी तरंगों की उत्पत्ति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। और जो ऊर्जा, एनर्जी प्रोवाइडर जो इवेंट है, वो सेस्मिसिटी या अर्थक्वेक हो गया, भूकंप हो गया। और भूकंप के समय हम जानते हैं कि भूकंप के समय जितने प्रकार की वेव्स ओरिजिनेट होती हैं, उसको प्रधान रूप से हम लोग दो रूपों में बांटते हैं। बॉडी वेव्स जिसमें P और S आती हैं, और दूसरा सरफेस वेव्स जिसमें लव वेव्स और रेले वेव्स आती हैं। इसमें बॉडी वेव्स का कोई रोल नहीं होता। सुनामी की उत्पत्ति में बॉडी वेव्स का यानी P और S का डायरेक्ट कोई रोल नहीं होता। सुनामी की उत्पत्ति किससे होती है? सरफेस वेव से। लेकिन सरफेस वेव्स में भी दो वेव्स हैं, लव वेव्स और रेले वेव्स। इसमें जो लव और रेले वेव्स का जो बेसिक कैरेक्टर होता है, उस बेसिक कैरेक्टर में तो ये दोनों ही ट्रांसवर्स कैरेक्टर वाली होती हैं। लेकिन जो इसका जो मूवमेंट होता है, यानी जब ये माइग्रेट करती हैं, आगे संचरित होती हैं, तो उस पूरे ट्रांसमिशन में जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, उसके कारण यहाँ पर इस क्षेत्र में, यानी सुनामी के संदर्भों में, ध्यान रखिएगा, मैं सरफेस पे डिजास्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। हम यहाँ बात कर रहे हैं ओशियानिक जो प्लेटफॉर्म है, जो उसका बेसमेंट है, जो उसका सी फ्लोर है या ओशन फ्लोर है, उस महासागरीय नितल पर जब भूकंप आएगा तो यहाँ पर सरफेस वेव्स की, रेले वेव्स का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। मैं लव वेव्स की बात नहीं कर रहा हूँ। और क्यों हो जाता है? इसलिए क्योंकि इसका जो ट्रांसवर्स कैरेक्टर होता है, उस ट्रांसवर्स कैरेक्टर में बिल्कुल वाटर वेव्स के जैसे ही इसमें स्पंदन होता है, या वाटर वेव्स के फॉर्म में ही इसमें वेव पैटर्न का फॉर्मुलेशन होता है, निर्माण होता है। यानी ये अप एंड डाउन, जैसा कि मॉडल में आपको दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से, इस मॉडल को आप देखिए, इस प्रकार से ये पूरा ओशियानिक फ्लोर का एक पैटर्न बनता है जब ये वेव ट्रेवल करती है। जबकि ट्रांसवर्स कैरेक्टर होने के बावजूद भी लव वेव्स का ये जो होता है हॉरिजॉन्टल कैरेक्टर होता है, इसलिए उसका रोल नहीं होता, लेकिन इसका वर्टिकल अप एंड डाउन कैरेक्टर होता है, जैसे जल तरंगों में होता है, वाटर वेव्स में होता है। इसलिए यहाँ पर इसी की भूमिका यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। अब जनरली 1 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी होती है। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि लव वेव्स की तुलना में भी ये बहुत ही कम है। तो इतनी इसकी जो वेलोसिटी हुई, ये कोई ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर यह है कि ये तो ट्रांसवर्स कैरेक्टर के कारण है, और यदि ट्रांसवर्स कैरेक्टर है तो ट्रांसवर्स कैरेक्टर के विषय में हम सभी जानते हैं कि एस वेव्स जो बॉडी वेव्स का पार्ट है, एस वेव्स का भी कैरेक्टर ट्रांसवर्स होता है। और ट्रांसवर्स वेव्स की एक विशेषता होती है, या उसकी एक तरह से कहें कि कमी होती है, कि वो मटेरियल के सभी स्टेट से होकर ट्रेवल नहीं कर सकती, केवल सॉलिड से होकर ट्रेवल कर सकती है। और यही कारण है कि जो ओशन फ्लोर है, इस ओशन फ्लोर्स पर, ये महासागरीय नितल पर ये ट्रेवल तो कर जाती है, लेकिन यहाँ पर तो पूरी जल की बात हो रही है, महासागरीय जल की बात हो रही है। उसी महासागरीय जल में सुनामी तरंगों को उत्पन्न होना है, ये तो लिक्विड है, और यदि ये लिक्विड है तो इससे होकर ये ट्रेवल नहीं कर सकती। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि यदि ये ट्रेवल नहीं कर सकती, तो फिर हम कैसे बता रहे हैं कि रेले वेव्स इसका कारण बनती है, इसके उत्पत्ति का मेन कारण बनती है, इसका मैग्नीट्यूड कारण बनता है? ये कैसे? तो ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर
जो ट्रांसवर्स कैरेक्टर है रेले वेव्स का, इसके वेव पैटर्न के कारण, यानी जो वर्टिकल पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, इस वर्टिकल पैटर्न के कारण एक नया ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है एक नए कैरेक्टर में। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी का, इसमें अब ट्रांसवर्स कैरेक्टर से ये कंप्रेशनल कैरेक्टर मोड में आ जाता है। यानी कंप्रेशनल का मतलब ये हुआ कि जैसे बॉडी वेव्स में पी वेव्स का कैरेक्टर होता है, कंप्रेशनल होता है, संपीड़नात्मक होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर इस पैटर्न के कारण, जो वर्टिकल पैटर्न बन रहा है, इस रेले वेव्स के इस पैटर्न के कारण महासागरीय तली पर, ओशियानिक जो बेसमेंट है उसके ऊपर जो भी जल स्थित है, तो यहाँ पर कंप्रेशनल वेव्स का फॉर्मेशन होता है। और कंप्रेशनल वेव्स के विषय में हम सभी जानते हैं कि कंप्रेशनल वेव्स सॉलिड, लिक्विड, गैसियस मैटर किसी भी स्टेट में हो, किसी भी अवस्था में हो, ये सबसे होकर ट्रेवल कर जाती है। आपको पी वेव्स का जो सिस्मिसिटी के अंतर्गत आप जानते हैं, पी वेव्स का जो कैरेक्टर, बस वही याद रखना है। तो अगर ये ठोस, द्रव, गैस सभी से होकर गुजर सकती है, तो यहाँ तो पूरा का पूरा महासागरीय जल के रूप में द्रव भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, और इसी लिक्विड कैरेक्टर के कारण ये इससे भी ट्रेवल कर सकती है। अब दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि कंप्रेशनल वेव्स की जो वेलोसिटी होती है, तरंग की जो गतिशीलता होती है, ये डेंसिटी से या उसके सीधे संबंधित होती है। हाई डेंसिटी पे उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है और लो डेंसिटी पे उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर अब इसी के कारण यहाँ पर डेंसिटी इस पे इफेक्ट डालने वाला एक प्रभावी कारक हो जाता है। दूसरा हम लोग एक और जानते हैं, एक और बात को ध्यान में रखना है कि कोई भी वेव फॉर्म हो, उसका डेंसिटी के साथ उसके रिफ्रैक्शन का, यानी उसके अपवर्तन का भी एक संबंध होता है। यानी जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होती है, रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, अपवर्तन ज़्यादा होगा, यानी जिस दिशा में जा रही उस दिशा से वो थोड़ी सी मुड़ेगी, डाइवर्ट होगी। और जब डेंसिटी कम होगी तो उस मटेरियल से होकर जब वो ट्रेवल करेगी तो उसका जो डाइवर्जन होगा, रिफ्लेक्शन होगा अपने मेन रूट से, उससे कम होता जाएगा। तो यहाँ पर इन विशेषताओं को भी हमें समझते चलना है। यहाँ पर मॉडल में आप देख रहे हैं कि इस पूरे वेव पैटर्न में ये जो मैग्नीट्यूड होता है, इंटेंसिटी होती है रेले वेव्स की, तो ये रेले वेव्स का ये जो पैटर्न है, इसी के कारण यहाँ पर भूमिका हो जाती है सुनामी की उत्पत्ति में। अब हम आगे बात करें, यहाँ पर डेप्थ कैरेक्टर का क्या रोल होता है, यानी जो महासागरीय गहराई है, उस महासागरीय गहराई का क्या रोल होता है, क्यों और किससे संबंधित होता है, इसको भी हम लोग डिस्कस करते चले। पहले समझे, इसके कंसेप्ट को समझते हैं और फिर इसके सारे पक्षों को अप्लाई करेंगे और एप्लीकेशन के साथ हम लोग जानेंगे कि सुनामी का जो मेन क्वेश्चन है उस पर हम आएंगे और फिर आपको बताएंगे कि यहाँ पर देखिए कैसे ये हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेप्थ कैरेक्टर के रोल को समझते हैं, उसकी भूमिका को समझते हैं, उसके निर्धारक भूमिका को समझते हैं। क्योंकि महासागरों की गहराई सभी महासागरों में एक समान नहीं है। सबसे गहरा महासागर एक तरफ प्रशांत महासागर है, तो सबसे कम गहरा महासागर अगर आप देखेंगे तो उस तरह से आपके इंडियन ओशन और अटलांटिक, इस तरह से कम गहरे महासागर भी आपके पास हैं। तो इस प्रकार सभी की गहराई समान नहीं है। प्रशांत महासागर के भी या इंडियन ओशन के भी या अटलांटिक के सभी भागों में एक समान गहराई नहीं है, कोई भाग ज़्यादा गहरा है, कोई कम गहरा है। तो इस तरह से आगे जितने और भी प्रश्न बन सकते हैं उनके लिए आपका एक कंसेप्ट यहाँ पर बिल्डअप होते जाएगा यदि हम डेप्थ कैरेक्टर को समझ लेंगे। विशेषकर अगर इंडियन वाले पोर्शन को बेस बनाकर या भारत को आधारित करके केंद्र बनाकर और प्रश्न पूछा जाता है, यही प्रश्न पूछा जाए तो आप समझ जाएंगे कि कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। जैसे भारत की जब बात होती है, इंडियन ओशन की बात होती है, तो इंडियन ओशन का जो बे ऑफ बंगाल वाला पोर्शन है और दूसरा इंडियन ओशन का जो अरेबियन सी वाला पोर्शन है, उन दोनों की गहराई में अंतर है। बंगाल, बे ऑफ बंगाल वाला यानी बंगाल की खाड़ी के रूप में जो हिंद महासागरीय भाग है, ये औसतन या अपेक्षाकृत ज़्यादा गहरा है। जबकि जब आप अरेबियन सी की बात करेंगे, अरब सागर की बात करेंगे, तो अरेबियन सी की जो डेप्थ है, गहराई है, ये इसकी अपेक्षा कम है। तो इस प्रकार जब हम भारत की बात करेंगे तो यहाँ पर समझने में सुविधा मिलेगी। इसलिए हम यहाँ सबसे पहले डेप्थ कैरेक्टर ऑफ द ओशन के रूप में इन जो इसके साथ संबंधित जो कैरेक्टर है
उसको कनेक्ट करते हुए उसको एक्सप्लेन करते चलते हैं। सबसे पहला जो इसके साथ संबंध स्थापित होता है गहराई का, ये होता है वेवलेंथ का, यानी तरंग लंबाई का। आप जानते हैं कि एनर्जी कहाँ प्राप्त हो रही है? महासागर की तली पर, ओशन के फ्लोर पर, और महासागर की तली से ऊर्जा प्राप्त करने के बाद कंप्रेशनल वेव्स में ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है। यहां पर दूसरी बात आप समझना है कि जब भी ये एनर्जी प्रोपेगेट करेगी, यानी विस्तृत होगी, ये फैलेगी, तो सभी दिशाओं में फैलेगी। और जब सभी दिशाओं में फैलेगी तो यहां पर सरफेस से, यानी हम सी से उसकी बात कर रहे हैं, जो ओशन बॉटम से, महासागरीय नितल से, ओशन फ्लोर से ऊपर की तरफ जब देखेंगे तो महासागरीय जल की गहराई ऊपर, महासागरीय जल की जो डेंसिटी है ओशियानिक जो पूरे पोर्शन में, उसकी डेंसिटी नीचे से ऊपर जाने के क्रम में कंप्रेशनल डेंसिटी कम होती जाती है। जबकि अगर हम हॉरिजॉन्टल ऐसे हम आगे बढ़ें तो उसके डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता। यानी अगर हम किसी ओशियानिक प्रोविंस को एक ऐसा इमेजिन करें तो उस ओशियानिक प्रोविंस में, महासागरीय उस प्रोविंस में नीचे जो महासागरीय नितल है जिसके ऊपर जल भरा हुआ है, यहां से अगर आप वर्टिकल कॉलम में बढ़ेंगे तो निरंतर कम घनत्व आपको मिलेगा, जल घनत्व निरंतर कम मिलेगा, क्योंकि कंप्रेशनल फैक्टर की वजह से, संपीड़नात्मक दाब की वजह से। लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल ऐसे किसी भी दिशा में हॉरिजॉन्टल ऐसे आप देखेंगे तो वहां पर डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। और यहां पर इसी के कारण, इसी जो विशेषता हो गई महासागर की, इसी विशेषता के कारण जैसे ही भूकंप के एपिसेंटर से या भूकंप के अधिकेंद्र से ऊर्जा की प्राप्ति होती है महासागरीय जल को, तो ये ऊर्जा ट्रांसमिट करती है कंप्रेशनल वेव्स के फॉर्म में, ऊपर की तरफ भी जाती है, हॉरिजॉन्टल भी जाती है। और इसमें जितना ज़्यादा ये गहराई होगी, जल की गहराई जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ही दूरी तय करने के कारण, यानी ऊपर की तरफ जब जाएगी तो महासागरीय जल ऊपर की तरफ जितनी भी गहराई होगी, ऊपर जाने के क्रम में, डेंसिटी के लो होने के क्रम में, यहाँ पर उसके वेलोसिटी पर प्रभाव पड़ेगा। जो ट्रांसमिशन वेलोसिटी हो गई, संचरण की जो गतिशीलता हो गई उस ऊर्जा की, कंप्रेशनल वेव्स की, उस कंप्रेशनल एनर्जी की, तो इसकी जो वेलोसिटी है ये कम होता जाएगा। और इस प्रकार ऊपर जल की सतह से लेकर और जल की तली तक, यानी तल से लेकर, जल तल से लेकर, वाटर सरफेस से लेकर, सी सरफेस से लेकर और बॉटम सरफेस तक, ये पूरा का पूरा अगर हम एवरेज निकालेंगे तो निचले भाग में ज़्यादा गतिशीलता, ज़्यादा डेंसिटी के कारण, और ऊपरी भाग में कम गतिशीलता, कम डेंसिटी के कारण होगी। औसत रूप में आप देखेंगे तो ये पूरी गतिशीलता कम हो जाएगी इन कंपैरिजन टू हॉरिजॉन्टल जो ट्रांसमिशन हो रहा है एनर्जी का। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन में उनको लगातार क्षैतिज रूप में एक समान घनत्व मिल रहा है, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं है। और यही कारण है कि हाई डेंसिटी के कारण वेलोसिटी भी हाई होगी। तो एक निर्धारित समय में जब तक ये एपिसेंटर से ट्रेवल करके और जल के सतह तक पहुंचेगी, ये जो तरंगे पहुंचेंगी, ठीक है, तरंगों मीन्स ये जो वेव पहुंचेगी, कंप्रेशनल वेव्स पहुंचेगी, संपीड़नात्मक तरंगे पहुंचेगी, ऊर्जा तरंगे पहुंचेगी जो भूकंप से प्राप्त हुई है, तो जब तक ये यहाँ पहुंचेगी उतने ही समय में ये दूरी ज्यादा तय कर लेगी हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज रूप में। और इसी के कारण यहाँ पर जो तरंगों की लंबाई होगी, ये तरंगों की लंबाई यानी वेव लेंथ बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ध्यान से समझिए, इसका मतलब नतीजा क्या निकला? जिस महासागर की गहराई ज्यादा होगी उस महासागर में तरंगों के वेवलेंथ का जो वेवलेंथ होगी उसकी बहुत अधिक होगी, और जिस महासागरीय क्षेत्र में या सागरीय क्षेत्र में गहराई कम होगी वहां अगर इस प्रकार की प्रक्रिया आरंभ होती है तो उसमें वेवलेंथ कम हो जाएगा। तो इस प्रकार वेवलेंथ का सीधे सीधे इसके डेप्थ से संबंध स्थापित हो जाता है। दूसरा, महासागरीय गहराई का संबंध स्थापित होता है वेव वेलोसिटी से, यानी तरंगों की जो गतिशीलता है उससे। ये कैसे? तो ये इसलिए क्योंकि जो वेलोसिटी होती है, गतिशीलता होती है तरंगों की, ये गतिशीलता दो
जो टर्मोलॉजी है या दो प्रकार की विशेषताओं से सीधे सीधे संबंधित होती है। तरंगों की गतिशीलता दो प्रकार की विशेषताओं से सीधे संबंधित होती है। एक होता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण मीन्स एक्सेलरेशन, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम किसको कहते हैं? आप जानते हैं कि पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये 9.8 है, 9.8 है। और इसके कारण ये अगर कोई ऊंचाई से नीचे की तरफ कोई पदार्थ नीचे की तरफ गतिशील होता है तो ये गतिशीलता प्रति सेकंड 9.8 के दर से बढ़ जाती है। और इसी के कारण 9.8 पर स्क्वायर सेकंड यानी प्रति वर्ग सेकंड 9.8 का एक्सेलरेशन या त्वरण उत्पन्न होता है। बहुत कठिन आपको न लगना चाहिए। यानी अगर हम इस पेन को नीचे की तरफ गिराएंगे तो सरफेस तक, ये फर्श तक आते आते इसकी फर्श पर पहुंचने पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी नहीं होगी अगर हम इसको 10 मीटर ऊपर से ले जाकर और तब छोड़ दें तब। यानी अगर जितनी ऊंचाई पर हम इसको ले जाकर छोड़ेंगे तो यहाँ फर्श पर पहुंचते पहुंचते इसकी जो वेलोसिटी है ये उतनी ज़्यादा हो जाएगी। जिस वजह से ये ज़्यादा होगी उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, उसी को बोलते हैं हिंदी में त्वरण। तो यहाँ पर इसका जो एक्सेलरेशन है, जितनी महासागरीय गहराई ज़्यादा होगी उतना एक्सेलरेशन यहाँ पर अधिक होगा। और दूसरा इसका संबंध चूंकि गहराई से हो रहा है एक्सेलरेशन का, इसीलिए यहाँ पर ये सीधे सीधे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ओशियानिक डेप्थ के मल्टीप्लिकेशन का या उसके गुणनफल का सीधा अंडर रूट यानी उसके वर्गमूल का परिणाम हो जाता है। अब ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपको कठिन न लगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो फैक्टर की। एक बात हो रही है एक्सेलरेशन की, त्वरण की, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और दूसरी जो बात हो रही है ये बात हो रही है महासागर की गहराई की। और इन दोनों के गुणनफल का जो वर्गमूल आएगा, जो परिणाम होगा, वही होगा वेलोसिटी या वही होगी वेलोसिटी। इसका मतलब महासागर की गहराई अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा वेलोसिटी होगी और गहराई कम है तो कम वेलोसिटी होगी। क्यों? इसलिए कि जो इसमें 9.8 पर स्क्वायर जो सेकंड है एक्सेलरेशन है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन इसका किसके साथ हो रहा है? ये हो रहा है गहराई का। तो इसीलिए गहराई बढ़ेगी तो गहराई के बढ़ने का सीधा परिणाम मिलेगा वेलोसिटी पर। तो प्रशांत महासागर में अगर कोई तरंग उत्पन्न होगी तो उसकी गतिशीलता बहुत अधिक होगी, और किसी छिछले सागर में या कम गहरे सागर में या कम गहरे महासागर में अगर कोई उसमें तरंग उत्पन्न होती है, सुनामी तरंग उत्पन्न होती है, तो उसकी गतिशीलता कम हो जाएगी, वेव वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो इस रूप में वेव वेलोसिटी का सीधा संबंध हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर वेव पीरियड की भी बात कर लें। वेव पीरियड भी यहाँ सीधे से संबंधित होता है किसके साथ? तो यहाँ पर महासागर की गहराई के साथ। जैसा कि हम लोगों ने बताया कि वेव लेंथ बहुत अधिक बढ़ जाएगा यहाँ, क्योंकि महासागर की गहराई से सीधे संबंधित होता है वेवलेंथ का। जब हम इसके प्रोपेगेशन या इसके विस्तार की बात कर रहे थे तो वहाँ मैंने आपको बताया भी। तो उसी रूप में वेव पीरियड भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है। यानी जिसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो उसका वेव पीरियड भी बहुत अधिक हो जाएगा। वेव पीरियड को मैं बता चुका हूँ पहले कि वेव पीरियड हम किसको कहेंगे? तो किसी स्टेशनरी पोजीशन में, किसी भी किसी ऐसे स्थित किसी बिंदु से जब एक शिखर, तरंग का एक शिखर गुजरता है, उसका कृष्ण गुजरता है, तो एक शिखर के गुजरने के बाद जो दूसरा शिखर जितना समय लेता है आने में, वही उसका वेव पीरियड होता है। तो ये जितना गहरा महासागर होगा उसका वेव पीरियड भी उतना ही अधिक होता जाएगा। अब हम यहाँ पर सुनामी के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेव पीरियड इसका बन सकता है अगर महासागर की गहराई ज़्यादा होगी तो। यानी ये वेव पीरियड कितना हो सकता है? तो 5 मिनट का भी बन सकता है, 50 मिनट का भी बन सकता है, 1 घंटे का भी बन सकता है, यानी बहुत ज़्यादा भी बन सकता है। लेकिन कितना बनेगा ये निर्भर करेगा महासागर की गहराई कितनी अधिक होगी। तो यहाँ पर डेप्थ कैरेक्टर ऑफ द ओशन को भी हम लोगों ने देखा कि कंसेप्चुअली ये सब सारे जो टर्म्स हैं ये कैसे जुड़े हुए हैं वेव के कैरेक्टर के साथ
और जो वेव कैरेक्टर है ये कैसे जुड़ा हुआ है अपने गहराई के साथ, या जो वेव का जो स्ट्रेंथ मिलनी है या जो कैरेक्टर बना है या बनना है, ये कैसे जुड़ा हुआ है जो एनर्जी अमाउंट है, रिसीविंग अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसके साथ। तो इस रूप में हम लोग ने इसको यहाँ पर देख लिया। अब हम इसके दूसरे फैक्टर को पहले जान लेते हैं कि उसका संबंध किससे किससे है, और फिर हम किसी वेव के उस कैरेक्टर के थ्रू हम देखते हैं कि सुनामी का प्रभाव तट पर कितना होगा, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है। यदि आप यूपीएससी या प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज यानी पीसीएस के संपूर्ण सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक पर ऐसे सभी प्रकार के प्रश्नों को करने में सक्षम होना चाहते हैं, तो सिविल सर्विसेज के सर्वाधिक लोकप्रिय विषय ज्योग्राफी ऑप्शनल के हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी कंसेप्चुअल और अप्लाइड सब्जेक्ट है और कंसेप्ट के बिना आपकी तैयारी अधूरी है। तो यहां पर हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ वेव्स या डिटर्मिनेंट्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ द वेव्स की बात पहले करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ द वेव्स के अंतर्गत हम लोग उस क्षेत्र की बात करेंगे, उस रीजन की बात करेंगे जहां पर इसका प्रभाव पड़ता है, और वहां पर हम लोग दोनों चीज़ों को, दोनों बातों को हम लोग समझेंगे। कोई पहला तो ये कि जितनी एनर्जी गेन करके या जितनी इफिशिएंसी बना के, जितनी सक्षमता गेन करके वहाँ पर वेव पहुँचती है, उसको भी हमें कंसीडर करना है। और दूसरा, वहाँ कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके इफ़ेक्ट्स को निर्धारित करते हैं या गवर्न करते हैं, उसको भी हम लोग को जानना है। इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तब इसके 3 ऐसे निर्धारक कारक बन जाते हैं जो इसके पूरे प्रभाव को गवर्न करते हैं या निर्धारित करते हैं। पहला, वेव लेंथ एंड स्पीड ऑफ द सुनामी वेव्स, यानी सुनामी तरंगों की लंबाई और उसकी गतिशीलता या गति। दूसरा, टोपोग्राफिकल कैरेक्टर ऑफ कॉन्टिनेंटल मार्जिन, महाद्वीपीय सीमांत का उच्चावचीय स्वरूप। और तीसरा, टोपोग्राफिकल कैरेक्टर ऑफ द कोस्ट, यानी तट का उच्चावचीय स्वरूप। यहाँ पर अब हम इन तीनों कैरेक्टर्स को पहले एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं कि ये है क्या बेसिकली। पहले बात तो हम लोग करते हैं वेव लेंथ एंड स्पीड ऑफ द सुनामी वेव्स। जैसा कि हमने आरंभ में ही बताया कि यदि हम क्वेश्चन के इस मोड को देखें, फोकस को देखें, तो पूरा उसके डिजास्टरस कैरेक्टर पर बेस्ड है पूरा प्रश्न। अब यहाँ पर उस डिजास्टरस कैरेक्टर का संबंध किससे है, तो वहाँ मैंने आरंभ में ही आपको बताया कि ये पूरा संबंध उस एफिशिएंसी से है, उस सक्षमता से है जो तरंग गेन करती है, यानी सीधे सीधे अपने तरंग लंबाई वेव लेंथ के रूप में, उसके स्पीड के रूप में या उसके जो एम्पलीट्यूड के रूप में वहाँ पर उसको प्राप्त होती है। और यहाँ ये सब सारी विशेषताएं अगर हम देखेंगे तो कहाँ से आती हैं, कहाँ से ये जुड़ी हुई हैं, तो चाहे उसका एम्पलीट्यूड हो और चाहे उसकी स्पीड हो, जो सीधे सीधे उसको सक्षम बनाएगी, विनाश से सक्षम बनाएगी। तो यहाँ पर इसका संबंध वेव लेंथ से और स्पीड ऑफ द सुनामी वेव्स, यानी वेवलेंथ और स्पीड ऑफ द सुनामी वेव्स का मतलब ये हुआ सुनामी तरंगों की जो लंबाई है और सुनामी तरंगों की जो गति है, इससे संबंधित होती है। यहाँ पर जब हम वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ सुनामी वेव्स की बात करते हैं तो तरंग लंबाई, वेवलेंथ, ध्यान रखिएगा, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड के बीच में एक संबंध होता है। वेवलेंथ जितना कम होता जाएगा उसका एम्पलीट्यूड उतना ही बढ़ता जाएगा, या वेवलेंथ जितना बढ़ता जाएगा उसका एम्पलीट्यूड उतना ही कम रहेगा। जब सुनामी तरंगे महासागरीय, बीच महासागरीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं तो उस समय उनकी वेवलेंथ बहुत लंबी होती है और बहुत ज़्यादा वेवलेंथ, यानी सैकड़ों किलोमीटर की उनकी वेवलेंथ हो सकती है। तो सैकड़ों किलोमीटर की लंबाई वाली वेवलेंथ के होने के कारण
जो आपने देखा अभी कि ज़्यादा गहराई वाले जल में बहुत ज़्यादा ये लंबी हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा गहराई वाले जल में बहुत ज़्यादा वेवलेंथ होने के कारण उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम हो जाता है। यानी अगर हम उसके वेवलेंथ को घटा दें तो एम्पलीट्यूड सीधे बढ़ेगा। जैसे आपके हाथ में अगर कोई बैलून हो तो बैलून को धीरे से दोनों तरफ से आप खींचेंगे तो क्या होगा, बैलून को मोटाई कम होती जाएगी, और बैलून को अगर दाबेंगे तो क्या होगा, उसको मोटाई बीच में बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही उसके एम्पलीट्यूड का सीधा संबंध होता है उसके लेंथ के साथ। और दूसरा, अगर एम्पलीट्यूड वेवलेंथ से ही इस रूप में संबंधित है, एक दूसरे के अपोजिट ये संबंधित होता है, तो इसका संबंध सीधे सीधे स्पीड से जुड़कर और उस फोर्स से जुड़ जाता है, उस बल को निर्धारित करता है जो तबाही करती है, जो डिजास्टर लाती है, आपदा लाती है। इसका मतलब कि अगर एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ा हो और स्पीड अगर बहुत ज़्यादा हो सुनामी तरंगों की, तो मैंने ये भी आपको आरंभ में ही, प्रश्न के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि ये तबाही का एक सबसे ज़्यादा पावरफुल एक वेव बनाने में एक बहुत बड़ा रोल इसका होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि वहाँ पर पूरा जो स्ट्रेंथ बनने वाला है, ये बनने वाला है एम्पलीट्यूड के वर्ग के साथ जो स्पीड यानी जो गति होती है, इसके गुणनफल के प्रभाव के रूप में। इसका मतलब कि एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, विनाश सक्षम उतनी ज़्यादा ये होगी तरंगे। तो यहाँ पर वेव लेंथ एंड स्पीड ऑफ द सुनामी वेव्स के संदर्भ में हम देखें तो यहाँ पर ये एक फैक्टर डिटर्मिनेंट्स के रूप में आता है जब हम इफेक्ट्स की बात करते हैं, प्रभाव की बात करते हैं। दूसरा, जब भी तरंगे आएंगी तट पर या तट की तरफ आएंगी, तो महासागरीय गहरे क्षेत्रों में उत्पन्न तरंगे जब कोस्ट की तरफ आगे बढ़ती हैं, तो सबसे पहले महाद्वीपीय क्षेत्र का वह भाग आता है जो महासागर के जल के द्वारा इनक्रोच कर लिया गया है, यानी कवर अप कर लिया गया है, महासागर के द्वारा, महासागरीय जल के द्वारा जिसको डुबा लिया गया है, ऐसे आप सामान्य रूप में समझिए। और उस भाग को हम कहते हैं कंटिनेंटल मार्जिन, यानी महाद्वीपीय सीमांत, जिसकी विशेषता आप अलग अलग ढाल के आधार पर कंटिनेंटल सेल्फ, कंटिनेंटल स्लोप और कंटिनेंटल राइज के नाम से जानते हैं। तो कंटिनेंटल सेल्फ हम बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न तट, जो कम गहराई का होता है, तट से जुड़ा हुआ होता है। उससे आगे महासागर की तरफ जाएंगे तो कंटिनेंटल स्लोप मिलता है, और उससे और ज़्यादा सबसे गहराई वाले भाग में जाएंगे तो कंटिनेंटल राइज मिलता है। इस संपूर्ण भाग को, चूंकि नाम से ही क्लियर है कि ये कंटिनेंटल पोर्शन है, इसीलिए कंटिनेंटल मार्जिन कहते हैं तीनों को जब एक साथ इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर कंटिनेंटल मार्जिन का सीधा सा संबंध हो जाता है यहाँ पर विनाश जो होने वाला है उसके लिए, जो प्रबल तरंगों का या जो तरंगों का स्वभाव बनने वाला है उसको निर्धारित करने में, डिजास्टरस कैरेक्टर लाने में इसका रोल हो जाता है। कैसे रोल हो जाता है? यहाँ पर चूंकि महाद्वीपीय सीमांत है तो महासागर जितना ही गहरा नहीं होता है, बल्कि महासागरीय क्षेत्र से जब सीमांत की तरफ हम बढ़ते हैं तो गहराई निरंतर कम होती जाती है, और कम गहराई होने के कारण यहाँ पर जब ज़्यादा गहराई वाली सबसे लंबी तरंगे, लो एम्पलीट्यूड वाली तरंगे, ज़्यादा गतिशीलता वाली तरंगे इधर की तरफ गतिशील होकर आती है तट की तरफ, तो यहाँ पहुँचते ही एक अवरोध मिलता है इनके द्वारा, और उस ऑब्स्टिकल्स के कारण या अवरोध के कारण, उस बैरियर के कारण इनकी आगे वाली तरंगों की गति कम होती है, वेवलेंथ छोटा होता है क्योंकि गहराई कम हो गई, और जब वेवलेंथ कम होता है तो इनका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऊंचाई बहुत ज़्यादा इनकी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब कि एम्पलीट्यूड को बढ़ाने में बहुत बड़ा इनका रोल हो जाता है, और केवल एम्पलीट्यूड ही नहीं बढ़ जाता, आगे वाली तरंगे तो सीधे सीधे अवरोधित हुई है, यानी यहाँ पर पीछे वाली तरंगों की तो गति वैसे बनी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पीछे वाली तरंगे अभी भी हाई स्पीड से आ रही हैं इधर की तरफ, जबकि आगे वाली तरंगों को ब्रेक लगना शुरू हो गया, तो पीछे वाली तरंगे बहुत जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएंगे, और यहाँ पर उनके पहुँचने के कारण जो वाटर मास होगा, जल की मात्रा होगी, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी अमाउंट और मास दोनों बढ़ जाएगा, मात्रा और द्रव्यमान जल का दोनों बढ़ जाएगा, और उसके कारण यहाँ पर जो हाइट बढ़ी है ये हाइट और बढ़ेगी, और पीछे वाली गतिशीलता के कारण
इसके पास आगे बढ़ने के लिए यानी तट पर अब जाने के लिए एक फोर्सफुल वेव्स का रूप ये ले लेगी। तो यहाँ पर फोर्सफुल वेव्स बनाने में बहुत बड़ा रोल होता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन का या महाद्वीपीय सीमांत का। अब तीसरे की भूमिका हम लोग देखते हैं, टोपोग्राफिकल कैरेक्टर ऑफ द कोस्ट। ध्यान रखिएगा, टोपोग्राफिकल कैरेक्टर में कॉन्टिनेंटल मार्जिन में भी, और यहाँ पर जब कोस्ट की बात कर रहा हूं तो पहले मैं आपको बता दूं कि कोस्ट हम उसको बोलेंगे जो मार्जिन के बाद बाहर की तरफ होता है, यानी जिस पर महासागरीय जल स्थित नहीं होता, ये तट हो गया, और जिस पर महासागरीय जल हो गया वो कॉन्टिनेंटल मार्जिन हो गया। तो अब हम बात कर रहे हैं तट की बात कर रहे हैं। और जब हम टोपोग्राफिकल की बात कर रहे हैं यानी उच्चावचीय स्वरूप की बात कर रहे हैं, स्थलाकृतिक जो उच्चावच की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो उनकी ज्योमेट्री होती है, वर्टिकल ज्योमेट्री होती है, उस वर्टिकल ज्योमेट्री यानी ऊर्ध्वाधर ज्यामितीय स्वरूपों की हम बात कर रहे हैं। हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, भू आकृतिक संरचना की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल उस ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं जिसमें ऊंचाई होता है, जिसमें ढाल होता है, हम केवल उसकी बात कर रहे हैं। इसीलिए टोपोग्राफिकल शब्द यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझिए कि जैसे मैंने वहाँ बताया कि ढाल का जो भी कॉन्टिनेंटल मार्जिन का जो स्वरूप होगा यानी टोपोग्राफिकल कैरेक्टर हो गया, यानी कि कहाँ ज़्यादा ढाल, कहाँ कम ढाल, कहाँ ज़्यादा ऊंचाई, ये सब सारे फैक्टर वहाँ पर विनाशक तरंगों को विनाशक स्वरूप देने में मदद करेंगे। उसके बाद जब ये बहुत ऊंचाई वाली तरंगें निर्मित हो गई तो इन तरंगों के बाद अब ये तरंगें गतिशील कहाँ होनी है, अब तट पे जानी है। अब तट का बिल्कुल अगर प्लेन ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, सरफेस बना हुआ है, तब तो तट पे ये बहुत दूर तक चली जाएंगी, और जब बहुत दूर तक जाएंगी तो यदि वहां पर बहुत दूर तक प्लेन बनी हुई है, कोई अवरोध नहीं आता है, तब तो इनके पास जो पावर बना हुआ है उस पूरे दूर तक के क्षेत्र में जो भी बसाव हो, बस्ती हो, कुछ भी हो, वहां पर बहुत ज्यादा ये विनाश कर सकती हैं। ठीक है, तो यहां पर टोपोग्राफिकल कैरेक्टर ऑफ द कोस्ट अगर ऐसा न हुआ, प्लेन न हुआ, अचानक एक पहाड़ जैसा ऊंचा कोई क्षेत्र हो गया, तब तो एक बहुत बड़ा बैरियर आ जाएगा। स्थल के बाकी जब सब क्षेत्र होंगे, स्ट्रक्चर होंगे, अगर ऊंचाई के बहुत आगे वाले भाग में स्थित होंगे तब तो वहां तबाही कम हो जाएगी। तो इस प्रकार यहां पर कितना विस्तार है तट का, ये और उसकी जो टोपोग्राफिकल या उच्चावचीय विशेषता कैसी है, ये यहाँ पर बहुत बड़ा प्रभाव उत्पन्न करती हैं। तो यहाँ पर ये तीनों फैक्टर्स को हम लोगों ने जाना कि वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ द सुनामी वेव्स, टोपोग्राफिकल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्टिनेंटल मार्जिन, और फिर तीसरा टोपोग्राफिकल कैरेक्टर ऑफ द कोस्ट, ये इसके प्रभाव को निर्धारित करती हैं। तो हम लोगों ने अब दोनों बातों को जान लिया। पहला हम लोगों ने जान लिया प्रभावशीलता, यानी जल में महासागरीय तरंगों के रूप में जो जल तरंगों का रूप लेगा और उस तरंगों में जो विशेषता आएगी, तरंगों के गतिशीलता के रूप में, तरंगों की ऊंचाई के रूप में, तरंगों की एम्पलीट्यूड के रूप में, तरंगों की ये सब सारी चीज़ें जो आएंगी, तो ये किससे संबंधित है और कहाँ ज़्यादा आ सकती हैं, कहाँ कम आ सकती हैं, इसको हम लोगों ने जान लिया। और दूसरा हम लोगों ने ये जान लिया कि जो भी तरंगे जब तट पे पहुंचेंगी तो तट पर आने के बाद उन तरंगों में कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसमें कौन सा रूपांतरण होगा, और उस रूपांतरण में क्या ऐसा होगा और क्यों ऐसा होगा जिसके कारण वो विनाशक हो जाएंगे। यानी अब हम लोग उस प्रश्न को समझने के लिए जितने कंसेप्ट्स के एनालिसिस की आवश्यकता थी, एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता थी, उस कंसेप्ट्स के थ्रू उसके फैक्टर्स को भी हम लोगों ने जान लिया, कारकों को हम लोगों ने जान लिया। अब यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे जो बातें अभी हम लोगों ने सीखा है कंसेप्चुअली, अब क्वेश्चन के अनुसार इसका सीधे सीधे हम लोग एप्लीकेशन करते चलते हैं, और इसी एप्लीकेशन के साथ अब इसकी जो प्रैक्टिस मोड में कहाँ कैसे कौन सी चीज़ें अप्लाई होंगी, इसको हम लोग देखते भी चलते हैं। यदि आप यूपीएससी या प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज यानी पीसीएस के संपूर्ण सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक पर ऐसे सभी प्रकार के प्रश्नों को करने में सक्षम होना चाहते हैं, तो सिविल सर्विसेज के सर्वाधिक लोकप्रिय विषय ज्योग्राफी ऑप्शनल के हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी कंसेप्चुअल और अप्लाइड सब्जेक्ट है और कंसेप्ट के बिना आपकी तैयारी अधूरी है। यहाँ पर हम सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ये एक ओशियानिक ये प्रोविंस है, महासागरीय क्षेत्र है, और यहाँ पर हमने इस महासागरीय क्षेत्र के रूप में यहाँ एक गहरा महासागर यहाँ पर रखा हुआ है।
इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, मॉडल में देख रहे हैं, इस पूरे गहरे महासागरीय क्षेत्र में निचले भाग की तरफ, सबसे निचले भाग में वाटर डेप्थ में जितनी गहराई पर हम जाएंगे उतनी गहराई पर, ये सिंबॉलिक आपको बना हुआ है, उतनी गहराई पर आपको डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, अधिक डेंसिटी मिलेगी। यानी वर्टिकल कॉलम में अगर आप देखें तो ऊपर से नीचे की तरफ हाई डेंसिटी, या हम नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो जैसा कि आपको यहाँ दिख भी रहा है कि नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पर डेंसिटी डिक्रीज कर रही है। ये प्रेशर इंड्यूस्ड डेंसिटी है, यानी दाब जनित ये घनत्व है। तो ऊपर से निचले भाग में दाब ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा डेंसिटी, और ऊपर की तरफ कम डेंसिटी, लो डेंसिटी वाला जोन आ जाता है। और इसी के कारण यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा ओशियनिक जो यहाँ मटेरियल अगर कोई होगा तो निचले भाग में हाई डेंसिटी के कारण ऊपरी भाग में लो डेंसिटी वाले से अगर हम कंपेयर करेंगे तो नीचे वाले के कंपेयर में ऊपर में वॉल्यूम आयतन ज़्यादा होगा और नीचे आयतन लो होगा। अब दूसरी बात अगर हम देखें, अगर हम वर्टिकल न चल के ऐसे अगर हम हॉरिजॉन्टल देखें तो पूरे हॉरिजॉन्टल मोड में ये पूरा क्षैतिज रूप में आप देखिए तो निचले बॉटम पे, तली पे, ओशियनिक फ्लोर पर आपको एक समान डेंसिटी यहाँ पर मिलेगी। तो इस तरह से ये आप यहाँ देख रहे हैं। ये जो ऊपर वाला लेवल है ये आपका मीन सी लेवल हो गया, यानी समुद्र का औसत तल हो गया। अब यहाँ पर अचानक ऐसा होता है कि महासागरीय क्षेत्र में यहाँ भूकंप आता है, और जब भूकंप आता है तो ये आपके महासागरीय तली पर सिस्मिसिटी के कारण, अर्थक्वेक के कारण, यहाँ पर जो उसका एपिसेंटर होता है, अधिकेंद्र होता है, उस अधिकेंद्र से अब ऊर्जा प्राप्त हो रही है जल को। और जैसे जल को ऊर्जा प्राप्त हो रही है तो उसी डेंसिटी के कैरेक्टर के कारण जैसे ही ये ऊर्जा प्राप्त होती है, ये ऊर्जा यहाँ पर उस बिंदु से आगे की तरफ, ऊपर की तरफ, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये दोनों ही कॉलम में ये सीधे सीधे ट्रांसमिशन इसका शुरू हो जाता है, यानी ट्रांसमिट करती है। ऊपर की तरफ जब इसका ट्रांसमिशन होता है तो ऊपर की तरफ ट्रांसमिशन कंपैरेटिवली इसका लो यानी हाई डेंसिटी वाले भाग में, निचले वाले भाग में, महासागर के गहराई वाले भाग में अधिक तेज गति से होगा, क्योंकि डेंसिटी अधिक है महासागरीय जल की, माध्यम का घनत्व यहाँ पर अधिक है, और जैसे ही ये ऊपर की तरफ चल रही है, पहुँच रही है, वैसे ही इसकी जो वेलोसिटी होगी ये कम होगी। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल देखें तो क्षैतिज रूप में इसके गतिशीलता में कोई कमी नहीं आ रही है, और इसी के कारण यहाँ पर जो सोर्स ऑफ सिस्मिक एनर्जी हुआ, यहाँ से एक पूरा प्रोपगेशन होता है, एक विस्तार होता है, संचरण होता है ऊर्जा का। और ऊर्जा के संचरण में यहाँ दो बातें महत्वपूर्ण हो रही हैं। पहला, जो एनर्जी इसको मिली हुई थी ये एनर्जी सिस्मिक एनर्जी थी, ट्रांसवर्स कैरेक्टर वाली थी, लेकिन यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसमिशन भी हो रहा है, रूपांतरण भी हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। तो ट्रांसमिशन भी हो रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। अब इसमें जो रूपांतरण हो रहा है ये अब कंप्रेशनल फॉर्म में आ गई, और इसी के कारण ये प्रोपगेशन हो रहा है धीरे से ऊपर की तरफ, और इस तरह से गतिशील होने के कारण यहाँ जो कैरेक्टर बनता है, ये कैरेक्टर बनता है कि वेव का फॉर्मेशन यहाँ पर ऊपर की तरफ अब हो गया। और तरंगों के इस निर्माण के साथ ही यहाँ पर जो तरंगें निर्मित हुई, उन तरंगों में आप देखेंगे तो अपर लिमिट ऑफ द वेव्स और लोअर लिमिट ऑफ द वेव्स, यानी दो प्रकार की सीमाएं निर्मित हो गई। यानी एक कृष्ण के रूप में, जो जहाँ पर जल की सबसे ज़्यादा ऊपर वाली जो लाइन जाती है, या अगर हम देखें तो उसका जो शिखर है, तरंग का एक शिखर बनता है अपर लिमिट ऑफ द वेव्स के रूप में, और तरंग का या वेव का एक ट्रफ बनता है लोअर लिमिट ऑफ द वेव्स के फॉर्म में। और इस तरह से पूरी एनर्जी ट्रांसमिशन कर रही है। तो वेव का जो फॉर्मेशन हुआ ये गहरे महासागरीय जल में जिस प्रकार का बन रहा है, उसमें आप देखें तो विंड वेव से बिल्कुल अपोजिट बन रहा है। विंड वेव से अपोजिट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप देखें तो ऊपर से नीचे की तरफ वेव का जो बेस है, वेव बेस, ये वेव बेस सीधे सीधे ओशन फ्लोर को टच कर रहा है, जबकि विंड से जनरेटेड एनर्जी में, तरंगों में ऐसा कभी नहीं होता। ये बीच में
कुछ गहराई तक, सरफेस से कुछ ही गहराई तक आकर और तरंगे समाप्त हो जाती हैं। नीचे वाली गहराई वाली तरंगे आंदोलित कभी नहीं होती, गतिशील कभी नहीं होती, बल्कि स्टेबल मोशन में हमेशा होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊर्जा ऊपर से नहीं मिल रही है जैसे विंड में होता है, यहाँ पर एनर्जी मिल रही है बेसमेंट से, उसके तली से, इसके फ्लोर से। इसलिए फ्लोर से लेकर और सरफेस तक लगातार डेंसिटी के कम होते जाने के कारण यहाँ पर पूरा एक वेव का पैटर्न बन रहा है, और उस वेव के पैटर्न में यहाँ पर शैलो वेव पैटर्न बन रहा है, यानी छिछले जो तरंग वाले, गहराई वाले भागों में जिस तरह से तरंग बनती है, उस तरह से ये तरंग का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर इस पूरे निर्माण में वेव बेस तक, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक समस्त महासागरीय जल आंदोलित हो रहा है। इस पूरे भाग में आप देखते चलिए तो यहाँ पर वेव लेंथ तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, जो आप देख रहे हैं कि एक शिखर से भी मेजर कर सकते हैं और एक गर्त से भी मेजर कर सकते हैं, यानी क्रिस्ट टू क्रिस्ट भी मेजरमेंट हो सकता है और ट्रफ टू ट्रफ भी मेजरमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर पूरे क्रिस्ट से क्रिस्ट और ट्रफ से ट्रफ तक पूरा मेजर करिए तो ये पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है कि एक लॉन्ग वेव लेंथ यहाँ पर बन रहा है। इसमें जो वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसको अगर हम देखना चाहें तो जो इसका मिडिल पॉइंट है, यानी जो इसका मीन सी लेवल बना हुआ था, वहां से अगर हम देखें, या जो इसकी मिड वैल्यू जो होगी जहां से वेव हाइट ऊपर और नीचे की तरफ दोनों तरफ होता है, उसको अगर हम देखें तो वेव एम्पलीट्यूड यहाँ पर बहुत ही लो बना हुआ है। और इस प्रकार वेव हाइट जो बना हुआ है, ये वेव हाइट आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, यानी वेव एम्पलीट्यूड का डबल होता है वेव हाइट, या वेव हाइट का हाफ होता है वेव एम्पलीट्यूड। तो इस प्रकार से ये डीप ओशियनिक पोर्शन में ये तरंगें बनी हुई है। यहाँ पर कभी कभी ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि महासागरीय गहरे क्षेत्रों में या बीच क्षेत्रों में कभी पता ही नहीं चलता जब सुनामी आती है, तो इसको इसी हिस्से से ये संबंधित होगा। जब इस हिस्से को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तब उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग को जानना है सिर्फ और सिर्फ इतना कि गहरे महासागरीय क्षेत्रों में ये क्यों शैलो वेव्स बनती हैं और उस शैलो वेव्स का बेसिक कैरेक्टर क्या होता है। तो यहाँ हम लोग ने देखा कि वेव एम्पलीट्यूड बहुत ही मिनिमम बना, वेव लेंथ बहुत ही ज़्यादा बना, और चूंकि वेव लेंथ और यहाँ जो वेव हाइट होती है, इसमें वेव हाइट वेव लेंथ के बीच संबंध इस प्रकार का बना कि जैसे छिछले सागरों में होती है, उस छिछले सागरों जैसे या शैलो सी जैसी विशेषता यहाँ पर निर्मित हो गई गहरे महासागरीय जल में भी। यानी महासागरीय तरंगों की गहराई उतनी नहीं है जितनी इसकी लंबाई हो गई। गहराई और लंबाई के बीच का 1:20 का रेशियो हो गया, उससे भी कम का हो गया, और यही कारण है इसको हम शैलो वेव्स कह देते हैं। इसको हम ये जो छिछले तरंगों के नाम से, इसको शैलो का मतलब छिछला हो सकता है, तो छिछले या शैलो वेव्स के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो ये यहाँ पर ये पूरा का पूरा पैटर्न हो गया। अगर आप इसमें देखिए तो आप दोनों तरफ अब जैसे ही ये एनर्जी मिलेगी, अब तरंग का निर्माण हो गया, और तरंगों के निर्माण के बाद अब तरंगे दोनों ही दिशाओं में ये गतिशील होगी। जहाँ से ये वेव पैटर्न बना, उस वेव पैटर्न का अब तरंग के निर्माण के बाद अब यहाँ पर तरंग दो दिशाओं में यहाँ गतिशील होता हुआ आपको दिख रहा है। हालांकि दो ही दिशाओं में नहीं होगा, ये तो सभी दिशाओं में गतिशील होगा। सभी दिशाओं में मीन्स ठीक वैसे ही गतिशील होगा जैसे किसी तालाब में आप एक पत्थर आप डालते हैं तो चारों तरफ एक रिंग नुमा बनना शुरू हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको मैं यहाँ पर 2D या 2 डायमेंशन में दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको यहाँ दिखेगा तो केवल दो ही आपको दिशा में जाता हुआ दिखेगा, लेकिन ये सभी दिशाओं में ऐसा बनेगा। और सभी दिशाओं में यहाँ पर जब तरंगे गतिशील होंगी तो उन गतिशील तरंगों का जो मटेरियल का या जो वेव जो H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके जो पार्टिकल्स होंगे, उनका किस प्रकार से वो मोशन होगा टॉप टू बटन। यानी टॉप टू बॉटम का मतलब ये हुआ कि सतह से लेकर जल सतह से लेकर जल की तली तक, महासागर की तली तक। तो आप देख सकते हैं कि जिधर उसकी दिशा होगी, गतिशीलता की दिशा जिधर होगी, उस गतिशीलता की दिशा के ठीक अपोजिट
ये सर्कुलेशन होगा, जैसा कि आप मॉडल में आप देख भी रहे हैं। तो ये यहाँ पर पैटर्न यहाँ बन रहा है। अब इसको आपको देखना है कि कैसे ये जो तरंगे हैं लो एम्पलीट्यूड वाली हैं, हाई वेवलेंथ वाली हैं, तो ये कैसे विनाशक बन जाती हैं जब ये तट पे पहुंचती हैं। तो इस मॉडल को अब एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए कि जैसे ही अब ये तरंगे पहुंची गहरे महासागरीय क्षेत्रों से, अब वहां पर सभी दिशाओं में गतिशील हो गई, तरंगे आगे बढ़ने लगी। उस पत्थर वाला एग्जाम्पल को याद कीजिए। और जब वहां पर लो एम्पलीट्यूड और हाई वेवलेंथ वाली तरंगे आई हैं तो उनकी वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा है, गतिशीलता भी बहुत ज़्यादा होगी, यानी गति स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि गहरे महासागरीय जल में वो उत्पन्न हुई है। और वहां से जैसे ही ये तट की तरफ आगे बढ़ेगी तो तट पर आप सबसे पहले इसको देखिए कि जो तट का जो बेस, इसका जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन लगातार महासागरीय जल की गहराई को, आप यहाँ देखिए तो महासागरीय जल गहराई लगातार कम होती जा रही है कॉन्टिनेंटल मार्जिन पर, क्योंकि कॉन्टिनेंटल मार्जिन पर महाद्वीप का, महासागर में ये जो भाग डूबा हुआ भाग है, इस भाग में तट की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो वैसे वैसे तट की तरफ बढ़ने पर हम देख रहे हैं कि वहाँ से जैसे जैसे तट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी तट की तरफ बढ़ने पर इसकी गहराई कम होती जा रही है, और जल की गहराई वहाँ पर कम होने के साथ ही साथ यहाँ पर अब प्रभाव पड़ेगा जल की गहराई का वेवलेंथ पर। और वेवलेंथ पर क्या होगा, जो दीर्घ तरंगे थीं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ थी, ये वेवलेंथ अब धीरे धीरे छोटा होते जाएगा। अब जैसे जैसे तरंग लंबाई घटती जाएगी तो तरंग लंबाई का वेव एम्पलीट्यूड के साथ एक संबंध होता है, और ये संबंध होता है, कैसा संबंध होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा संबंध होता है। यानी वेव लेंथ जब घटेगा तो वेव हाइट इसकी बढ़ेगी, और वेव हाइट के बढ़ने के कारण इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, ये एम्पलीट्यूड इसका बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये पूरा वेव लेंथ डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज करने के साथ ही साथ ये कैसे उधर से इस साइड में लगातार इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, यानी एम्पलीट्यूड लगातार इंक्रीज करते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, यानी तरंगे काफ़ी ऊंची होती जा रही हैं। क्योंकि यहाँ पर आगे वाली ही जल तरंगे अवरोधित होती हैं, पीछे वाली जो भी तरंगे हैं, ये पीछे वाली तो अभी भी अपने इनिशियल जो उसकी वेलोसिटी है वो बनी हुई है, यानी जो उसकी गतिशीलता है, उसकी जो गति है वो तो बनी हुई है, इसलिए वो बहुत जल्दी शीघ्रता से यहाँ पहुँचेगी। तो यहाँ पर वाटर मास भी एक्यूमुलेट करना शुरू हो जाएगा, वाटर अमाउंट भी बहुत ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाएगा, इसके पास फोर्स भी आता शुरू हो जाएगा। और इसलिए आरंभिक ऊर्जा या आरंभिक जल जितनी ऊर्जा इस अवरोध के कारण नष्ट कर चुकी होगी, उसको पीछे वाली गतिशील तरंगे आएंगी, इनको धक्का देंगी, तो इनको फिर से गतिशीलता बनाने में मदद मिलेगी, और ये फिर से ये फोर्सफुल हो जाएगी। तो इनके पास जल का आयतन बढ़ गया, जल की मात्रा बढ़ गई, इनके पास वेलोसिटी बढ़ गई, और इसी के कारण जब ये आगे की तरफ बढ़ेगी तो आगे की तरफ बढ़ने के क्रम में ये जल्दी टूटेगी नहीं, यानी आमतौर पर लहरें टूट जाती हैं तो ये जल्दी टूटेंगी नहीं, और सीधे अब ये तट की तरफ चलेगी। तो ये एक पोजीशन यहाँ पर बनता है जिसको हम लोग समझ सकते हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर जब ये तरंगे बहुत ऊंची बन गई, तो बहुत ऊंची तरंगे बनने का मतलब ये हुआ कि इनकी वेव की जो ये पूरी ऊंचाई, इतनी एम्पलीट्यूड इतना बढ़ गया, इनके पास फोर्स इतना आ गया, तो एम्पलीट्यूड और जो वेलोसिटी है, यही तो मैंने आपको बताया आरंभ में कि जो एम्पलीट्यूड होगा, जो वेलोसिटी होगा, यही इसकी जो डिजास्टरस कैपेसिटी है, उस डिजास्टरस कैपेसिटी को निर्मित करेगा। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो गया, और इसका वेलोसिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बनी रही, पीछे वाली तरंगों के कारण इसकी वेलोसिटी फिर से मेंटेन हो गई। तो यहाँ पर थोड़ी सी गति जरूर कम हुई आगे वाले वेव्स की, लेकिन पीछे वाली लगातार उसकी जर्नी, क्योंकि एक ही तरंग नहीं होती है, लगातार उसके पीछे बारी बारी से जितनी तरंगे आती जाती हैं, इसको हम लोग वेव ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो लगातार पीछे वाली तरंगे आगे वाली तरंगों को ठीक वैसे ही धक्का देती है, जैसे कोई व्यक्ति हो और उसको बार बार कोई धक्का दे, एक व्यक्ति धक्का दे के चला जाए, पीछे वाला आके धक्का दे के चला जाए, तो उसी तरह से यहाँ पर होगा। इनकी जो वेलोसिटी है वो लगातार एनर्जी पा रही है, गेन कर रही है, और एम्पलीट्यूड लगातार बढ़ते जा रहा है उस
अवरोध के कारण जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के रूप में जो उसका टोपोग्राफिकल कैरेक्टर है उसके कारण बना हुआ है। तो इसके कारण ये इतनी विनाशक हो जाती है, और जब विनाशक हो जाएगी तो तट पर अगर कुछ होगा तो वहां पर क्षति करेगी। तो हम लोग का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन की मैंने बताया था ना कि क्वेश्चन की सीमा कहाँ है, लिमिट कहाँ है। क्वेश्चन सीधे पूछा जा रहा है कि सुनामी तरंगे तट पर विनाशकारी कैसे हो जाती हैं। तो हम लोग को कैसे हो जाती है मात्र यहीं तक ये लिमिटेशन है क्वेश्चन का, इसलिए हम लोग केवल इतने ही को एक्सप्लेन करके और यहां पर हम लोग छोड़ देंगे। अगर इसको हम समराइज करना चाहें तो हम इसको समराइज वे में बता सकते हैं कि इस पूरे प्रश्न का जो पूरा जो विस्तार होगा, जो कंटेंट जहां तक संबंधित होगा, उसमें ये 3 भागों से संबंधित है। पहला, रिसीव्ड एनर्जी अमाउंट ऑफ द वेव या रिसीव्ड एनर्जी अमाउंट ऑन द सोर्स, यानी जो स्रोत है जहां भूकंप से इसको प्राप्त हो रही है एनर्जी, तो उस स्रोत स्थल पर कितनी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, उस पर भी ये या उससे भी ये संबंधित है। और दूसरा, डेप्थ कैरेक्टर ऑफ द ओशन, यानी महासागरीय जल की गहराई से संबंधित जो विशेषता है वो कैसी है, ये भी यहाँ पर एक पार्ट बनेगा, ये भी एक निर्धारक कारक आएगा। और तीसरा, तट पर यानी तट और सेल्फ पर, महासागरीय नितल पर कॉन्टिनेंटल सेल्फ पर, स्लोप पर यानी कॉन्टिनेंटल मार्जिन पर और तट पर, इन दोनों का जो ज्योमेट्रिकल जो हायरार्की है लैंड की, उसकी जो रॉक्स की, वो कैसी है, यानी टोपोग्राफिकल कैरेक्टर ऑफ द सेल्फ एंड कोस्ट, मग्न तट एवं तट का जो उच्चावचीय स्वरूप है ये कैसा है। तो ये 3 कारक ही यहाँ पर संपूर्ण इस प्रक्रिया का निर्धारक कारक हैं। और इस निर्धारक कारक में जैसा कि आप मॉडल में देखें, यहाँ पर सोर्स से यानी जो आपको सिस्मिक लेवल पर जो एनर्जी मिल रही है वहाँ पर रेले वेव्स के थ्रू जितनी एनर्जी अमाउंट यानी उसका मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी जितनी भी हो वहाँ पर प्राप्त हो रही है, तो ये एक प्रभावी कारक बनती है। ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होगी क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कभी भी सुनामी उत्पन्न होने के लिए जितना मैग्नीट्यूड चाहिए अर्थक्वेक का, वो 7 या 7 से ज़्यादा चाहिए रिक्टर स्केल पर। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा रिक्टर स्केल पर उसका मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ये सुनामी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। दूसरी बात, यहाँ पर जब दूसरा फैक्टर है डेप्थ कैरेक्टर ऑफ द ओशन, तो जितना गहरा महासागरीय जल होगा उसमें तरंगों की लंबाई बहुत ज़्यादा होगी, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से ये तरंग जितनी ज़्यादा, इसके मीन से आप देख सकते हैं कि मीन सी लेवल से कितना ज़्यादा गहरा है, तो जितनी गहराई होगी उस गहराई का सीधा संबंध इसकी वेलोसिटी का होगा, इसके वेलोसिटी के साथ साथ इसके वेवलेंथ का होगा। और वेवलेंथ और वेलोसिटी सीधे तट पर जब आएगी तो जिसको तट को हम लोग बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल मार्जिन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यहाँ होता है कि जो भी ऊर्जा बनी है, जो भी इसका तरंग का स्वरूप बना है, ये पूरा स्वरूप यहाँ आकर परिवर्तित हो जाता है, ऊर्जा का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर इस ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में जिसका सीधा संबंध कॉन्टिनेंटल मार्जिन या महाद्वीपीय सीमांत से होता है, जब यहाँ की हम लोग बात कर रहे हैं तो यही तरंगें यहाँ पर हाई वेवलेंथ वाली तरंगें यानी दीर्घ लंबाई वाली तरंगें जब यहाँ पहुँचेंगी तो अचानक उनकी वेवलेंथ कम होने से एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और एम्पलीट्यूड अपने वर्ग के साथ सीधे उसकी वेलोसिटी से सीधे संबंधित होता है डिस्टोर्शनल या डिस्ट्रक्शनल कैपेसिटी के रूप में या उसके परिणाम के रूप में। तो इसलिए यहाँ पर जब बहुत तेज गतिशीलता वाली तरंगें, बहुत ज़्यादा लंबाई वाली तरंगें जब कॉन्टिनेंटल मार्जिन पर पहुँचेंगी तो यहाँ पहुँचने के साथ उनकी वेव हाइट बढ़ेगी, और जब वेव हाइट बढ़ेगी तो इसी वेव हाइट के बढ़ने के साथ उनका रन अप हाइट बढ़ेगी। रन अप हाइट हम बोलते हैं कि कितनी ऊंचाई तक तरंगें आई, जितनी ऊंचाई तक तरंगें उठेंगी उतनी ऊंचाई तक तट के क्षेत्रों को वो प्रभावित करने में सक्षम होंगी। तो ये सब सारे फैक्टर्स इसी रूप में एसोसिएटेड हैं, और हमने इस पूरे रूप में आपको डिस्कस करके अब यहाँ तीनों जो ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने बनाया हुआ था उस पूरे ऑब्जेक्टिव को एक तरह से, पूरे उद्देश्य को एक तरह से प्राप्त करने का प्रयास किया। यानी मैं फिर आपको बता दूं, हमारा उद्देश्य था यहाँ पर मात्र उसकी फ्रेमिंग करना, स्ट्रक्चरिंग करना नहीं, बल्कि प्रश्न के उस प्रकृति को समझना, प्रश्न के बेसिक जो थीम है उसको जानना, उस थीम का संबंध साइंटिफिक रूप से कहाँ कहाँ से संबंधित है उसको जानना, महासागर के किस किस
पार्ट से संबंधित है, उनकी विशेषताओं से संबंधित है, उसको जानना, उसके पीछे के कंसेप्ट को जानना, और कंसेप्ट का कैसे एप्लीकेशन यहाँ पर क्वेश्चन के साथ, यानी किस प्रकार कंसेप्ट का कनेक्शन है क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन में, उसको भी करना, और फिर लास्ट में उसको प्रेजेंट करना। तो यहाँ पर जो भी इस पूरे स्वरूप में इस डिस्कशन के साथ, मैं समझ रहा हूँ कि डिस्कशन यहाँ पर केवल क्वेश्चन तक सीमित नहीं था। मैं फिर आपको बता दूं, ये पूरा एक डिस्कशन था, और इसके माध्यम से इस प्रश्न से जुड़े हुए सारी संकल्पनाओं को हम लोगों ने विवेचित किया, और संकल्पनाओं के बाद उसको जाना कि प्रश्न को कैसे हम लोग लिखेंगे। तो लास्ट में जो मैंने आपको बताया, ये आपका पूरा का पूरा एक फ्रेम होगा, जिस फ्रेम में आप उसको लिखेंगे। लेकिन इससे पहले आप समझने के रूप में उस क्वेश्चन के कहाँ कहाँ किससे उसका कनेक्शन है उसको बताते चलेंगे, उसका मोड आप बताएंगे। बाकी सब चीज़ें हम लोग के अपने एक्सप्लेनेशन के लिए थी, अपने टर्मोलॉजी के और कंसेप्ट को जानने के लिए थी। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपके लिए ये काफ़ी उपयोगी रहेगा, और फिर ऐसे ही दूसरे प्रश्नों के साथ आपके साथ हम पुनः मिलेंगे। थैंक यू। यदि आप यूपीएससी या प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज यानी पीसीएस के संपूर्ण सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक पर ऐसे सभी प्रकार के प्रश्नों को करने में सक्षम होना चाहते हैं, तो सिविल सर्विसेज के सर्वाधिक लोकप्रिय विषय ज्योग्राफी ऑप्शनल के हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी कंसेप्चुअल और अप्लाइड सब्जेक्ट है, और कंसेप्ट के बिना आपकी तैयारी अधूरी है।